नमस्कार साथियों, आप सभी का एमकेजी क्लासेस लखनऊ में स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो मेन शब्द हैं उनको कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में इनका जो मतलब है कि वास्तव में ये जो शब्द शामिल हैं इसमें इनका क्या अर्थ है। क्योंकि प्रस्तावना जो है उसको हम एक हिसाब से बोलें संविधान का परिचय होता है, और संविधान का पूरा जो एक नज़रिया है वो संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। और संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द शामिल हैं वो हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समता एवं बंधुता। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारे जीवन शैली में सुनते तो हैं, लेकिन क्या वास्तव में इनका हमें मतलब पता है या समाज में ये शब्दों का सही मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये सब हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि एमकेजी क्लासेस लखनऊ चैनल पर आप सभी लोगों को, आप सभी दर्शकों को ये सब जानकारी, पूरे हर एक भारतीय को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ खासकर उन स्टूडेंट्स को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब चीज़ें बिल्कुल विधिवत पता होना चाहिए। तो हम आज देखते हैं सबसे पहला शब्द संप्रभुता। क्या है संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियम, यानी कि भारत अपना जो देश है वो अपने हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी देश पर निर्भर नहीं है। ये संप्रभुता का मतलब हुआ कि लोग जब कोई नेता भाषण देगा कि हम संप्रभुत्व देश के निवासी, यानी कि जो ऐसा देश जो अपने खुद नियम, अपने खुद तौर तरीके, अपने खुद हर चीज़ करता है, किसी देश पर निर्भर नहीं है, उसको हम संप्रभुता, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। यानी कि भारत देश जो है इस पर किसी दूसरे देश की कोई शक्ति नहीं है, और यह अपने मामलों चाहे आंतरिक या बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें चाहे बाहरी कोई मामले हों या अंदरूनी मामले हों, उसका जो डिसीजन है, उसका जो निवारण है वो सब स्वयं कर सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरीके से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इन्होंने कहा है कि 1949 में जब भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया था तो उसका जो प्रमुख माना गया था वो ब्रिटेन था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि संप्रभुता के अगेंस्ट में हो ये सब चीज़ें। तो आप संप्रभुता का मतलब सीधी सी बात है, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, उसका खुद का हर एक चीज़ है, अपने नियम है, अपने तौर तरीके हैं, अपनी स्वतंत्रता है किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का, उसका निवारण निकालने का। अगला पॉइंट है इसमें कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। यानी कि यहाँ तक इसका ये मतलब हुआ कि अगर अपना देश चाहे अपने देश की सीमाओं से जुड़े हुए देश के जो अपनी ज़मीन है, यानी कि अपना क्षेत्रफल है, उसको अधिग्रहण करके रख सकता है। और अगर वो चाहे किसी देश के लिए कि वो छोड़ना चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है। ये सब अपने देश की स्वतंत्रता हैं। तो ये संप्रभुता। अगला देखते हैं, उसमें दूसरा शब्द आता है कि समाजवादी शब्द का क्या मतलब है। ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो ये भी एक क्वेश्चन है उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। और
1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां, यानी कि 2 क्वेश्चन वहीं पर। और इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया गया? संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशों सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। यानी कि जो पहले ये जब शब्द जुड़ा समाजवादी शब्द, उससे पहले भी इसके जो मायने थे, यानी कि उसका जो मेन उद्देश्य था वो चीज़ें झलक रही थी। लेकिन 1976 में क्या हुआ, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें समाजवादी शब्द जोड़ करके उन्होंने क्लियर किया। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। यानी कि पहले तो जिस हिसाब से काम हो रहे थे, जो उसका पूरा नज़रिया निकाला जा रहा था, लेकिन इसको जोड़ने के बाद एक क्लियर हो गया। फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। और ये जब 76 और फिर ये सब चीज़ें इस तरीके से हुई और इस पर फिर आगे कार्य करना स्टार्ट किया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाज। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर आप देखेंगे कि जो भारतीय समाजवाद भी अलग अलग प्रकार के हैं। जो भारतीय समाजवाद है वो या लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो यहाँ पर एक ये भी चीज़ है, जैसे आप MCQ कहीं लगाएंगे किसी एग्ज़ाम का, कि भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। तो ये लाइन आपको करेक्ट करनी होगी। तो ऐसे आप सबको, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो इसमें ये सब चीज़ें, जब ये शब्द जुड़ा तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकाली गई कि इसमें कि हर व्यक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गरीबी से निकलने के लिए, या बीमारी से निकलने के लिए, या असमानता से निकलने के लिए जो इसमें नियम मिले वो इसका। और आगे देखते, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के साथ साथ मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर 2 चीज़ें, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद और जो एक साम्यवादी समाजवाद, उसमें अंतर ये बताया गया। अगला आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या है उद्देश्य? गरीबी और उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यानी कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसका उद्देश्य है कि कोई गरीब है उससे गरीबी से निकालना, कोई उपेक्षित है उसको मान सम्मान या कहीं उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है वैसे, या कोई बीमारी से उसके इलाज नहीं हो रहे हैं, उनको कभी कोई प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं, काउंसलिंग नहीं, डायग्नोसिस नहीं, उससे निकलने के लिए। और अवसर की असमानता, और किसी को अवसर ही ना मिले, मौका ना मिले, किसी को हमेशा किसी कारण से पीछे कर दिया है, किसी कारण से। तो ये सब यानी कि समाप्त करने का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। और यही समाजवाद की, यानी कि समाजवादी की रियल परिभाषा है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। अगला शब्द है इसमें कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 ने, हालांकि भारत ने समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया। जब अगर अच्छी तरीके से समाजवाद की परिभाषा को लागू किया जाए तो निजीकरण जो है या अन्य चीज़ें जो हो रही हैं तो उसको देखा जाए कि थोड़ा लचीला होना पड़ेगा। और अगर ये अच्छे से लागू नहीं होगा तो यही इन सब चीज़ों को बढ़ावा महसूस होगा। तो इससे इन्होंने ये क्लियर किया कि जब से ये समाजवाद की रियल में अगर देखा जाए कि लागू हो रहा है तो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो नींव है वो कमज़ोर होती है। तो और अगला देखते हैं, अगला शब्द तीसरा क्या जुड़ा है। जैसे एक पहला आप देखें संप्रभुता, दूसरा शब्द देखें समाजवादी,
तीसरा शब्द देखिए धर्मनिरपेक्ष। आप हम सभी लोग बहुत गर्व फील करते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी बात मंच से साझा करता है कि हम उस देश से हैं, धर्मनिरपेक्ष देश से, जहाँ पर सभी धर्मों के लिए बराबर मान सम्मान है, सभी धर्मों के लिए बराबर स्थान है। तो यहाँ पर यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जैसे कि आप देखें कि समाजवाद शब्द धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में कब हुआ, 1976 में हुआ। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जैसा कि संविधान निर्माता यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो एक उनका सपना था कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, अलग अलग धर्मों के हिसाब से बटा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक जब ये शब्द जुड़ा इसमें, तो ये यानी कि उनके सपनों को साकार किया गया। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे भारत देश में सभी धर्म समान हैं। हमारे भारत में सभी धर्म समान हैं और उनमें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। तो यानी कि यहाँ पर हम धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें, धर्मनिरपेक्ष कब 42वें संविधान संशोधन में 1976 में संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और उच्च न्यायालय ने भी इसको अच्छे से लागू करने का, और फिर इन्होंने ये भी कहा, जो संविधान निर्माता थे उनका ये सोच थी कि हमारा भारत देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। और जैसा कि अनुच्छेद 25 से 28 में इसको कहा भी गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसमें हमें प्राप्त है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में से मिलता है, किसके बीच में है, और तो 25 से 28 के में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। और इन्होंने कहा है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। हमारे देश में यानी कि भारत में सभी धर्म समान हैं और सरकार की ओर से उन्हें समान समर्थन प्राप्त है, ऐसा संविधान कहता है। क्या लागू हो रहा है ये एक अलग चीज़ है, और क्या हमारे संविधान कहता है वो एक अलग चीज़ है। तो जब हमें चीज़ें ज्ञात होंगी, चीज़ों की जानकारी होगी, तभी हम अपनी बातों को कह पाएंगे कि ये नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो ये कुछ शब्द, जैसे आज हम 3 शब्द देखे कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। आगे हम जैसे आगे देखेंगे लोकतांत्रिक, न्याय, समता, बंधुता। ये हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को, यानी कि एक शिक्षा के साथ साथ हमें जागरूक भी होना है, क्योंकि हम शिक्षित अगर रहे और जागरूक नहीं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा भी थोड़ा हमारे साथ साथ, अपने खुद के साथ साथ इस भारत देश के लोगों के लिए घातक हो सकती है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को समय के अनुसार चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए, और ये उन स्टूडेंट को बिल्कुल पढ़ना चाहिए जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की बात यहीं तक कि संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। आगे हम अपनी क्लास में कोशिश करेंगे कि आगे के शब्दों को भी हम आप लोगों के बीच में रखें, और आप सभी लोग इसी प्रकार से MKG क्लासेस से जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।